प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम और उसके साथ कुंडली का अध्ययन। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम बिना किसी समय का नुकसान किए और आरंभ में ही चर्चा कर देता हूँ। अगर किसी जातक का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है, मिथुन राशि के अंतर्गत ये नक्षत्र है, तो ऐसे जातक जो पुनर्वसु नक्षत्र में होते हैं ये बड़े उदार दृष्टिकोण वाले होते हैं। गुरु का ये नक्षत्र है, अधिमित्र नाम के देवता इसके अधिपति देवता हैं, स्वामी हैं। बुध से प्रभावित, गुरु से प्रभावित और अधिमित्र नाम के देवता से प्रभावित ये नक्षत्र व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान, उच्च दार्शनिक, मेधावी और सुखी मानसिकता का बनाता है। सुखी मानसिकता का अर्थ उसका दुख किसी दूसरे के कारण नहीं है, वो किसी दूसरे से दुखी नहीं होगा। मतलब दूसरों के दुख से दुखी पर दूसरों के सुख से दुखी नहीं होगा। ये ऊंची दार्शनिकता है। मंथन करने वाला होता है, निर्णय लेने में बहुत समझदारी होती है, स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा और उत्तम होता है, उत्तम स्वास्थ्य का धारण करने वाला होता है। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र के जो जातक होते हैं, चूंकि ये जातक पुनर्वसु का है इस वजह से मैं ये बात बता रहा हूं, ऐसे लोगों के जीवन में कोई भयंकर उत्पात नहीं होता, भयंकर कष्ट नहीं होता है। ये दूसरों के पीछे कभी जाने वाले नहीं होते। लोग, दुनिया इनके पीछे आएगी, ये किसी दूसरे को देख करके परेशान भी नहीं होते हैं। बड़े से बड़े और भीषण से भीषण संकट को यूं आसानी से खत्म और टाल जाने वाले होते हैं, है ना। बुद्धिमान होते हैं। जीवन में आरंभ में थोड़ा बहुत कष्ट हो सकता है, क्योंकि गुरु जो है वो प्रौढ़ावस्था के ग्रह होते हैं, तो व्यक्ति के जीवन का जो उच्च विकास देखा जाता है वो 40वें वर्ष के बाद देखा जाता है। या दूसरे शब्दों में यह भी कहा गया शास्त्र में कि पुनर्वसु नक्षत्र के जो जातक जन्मे होते हैं उनका आरंभ कष्ट से और बुढ़ापा बहुत ही सुखी बीतता है। यह भी एक अच्छी बात है। भाई चलो बुढ़ापे में हम सुख भोग लें, और इसी के लिए तो पूरी दुनिया जीवन भर मेहनत करती है। जीवन का मतलब आदर्श जीवन तो वही है कि भाई अब जीवन में आरंभ में आपने भयंकर सुख भोगा और बाद में कष्ट भोग रहे हैं। वो जीवन तो सर्वोच्च श्रेष्ठ जीवन होता नहीं है। तो श्रेष्ठ जीवन का अर्थ है कि बाद में सुखी होना। आरंभ में आप तकलीफ झेल लें, ऐसा होता है। ऐसे लोग पत्रकार, कानून, प्रोफेसर और इंजीनियरिंग, आईटी सेक्टर जिसमें सूचना का आदान प्रदान होता हो, वकील, पढ़ाने का काम मैंने कहा है, बैंकिंग का काम करते हैं, दूर संचार से संबंधित क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे पत्रकार हों, टेलीविजन पे प्रवक्ता हों, एंकरिंग वगैरह का काम करते हैं। गुरु और बुध से प्रभावित होने के कारण ऐसा जातक कभी किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं करता, बड़ों का आदर करता है, विनयी होता है, सुखी संपन्न होता है, ऊंचे कुल में पैदा करने वाला स्वयं को होता है। वो स्वयं ऊंचे कुल में पैदा होता है और उसके कुल में भी अच्छी संतति का आगमन होता है। वो माता और पिता दोनों के लिए भाग्यशाली साबित होता है। वो विदेश में रहने वाला होता है, अपनी मातृभूमि से प्रेम करने वाला होता है, राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित और युक्त होता है। ये बहुत उत्तम प्रकृति का लक्षण होता है पुनर्वसु नक्षत्र का। अगर आपका भी जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है तो स्वयं को पहचानने की आवश्यकता है। हाँ, एक बात जरूर है, ये प्रायः जल्दी किसी दूसरे पे विश्वास कर लेते हैं। थोड़ा कभी कभी इनमें अहमवादी नेचर भी आ जाता है, ये नेगेटिव है। और क्रूर धर्म, मतलब कठोर, कई बार क्रूर हो जाते हैं। और वो क्रूरता किसी दूसरे को प्रभावित, परेशान करे न करे, स्वयं को वो जरूर परेशान कर जाते हैं। मतलब अगर क्रोध में आएंगे तो अपना माथा पकड़ के खींचेंगे, चीजें पटकेंगे। तो ये क्रूर धर्मा नक्षत्र है। बाकी इनका झगड़ा किसी से नहीं है, इनका मतभेद किसी से नहीं होता, समाज में पूजनीय होते हैं, आदरणीय होते हैं, और मैंने मेधावी तो कहाँ ही है ना। बाकी स्त्री और पुरुषों से इनका कोई विशेष संपर्क वैसा होता नहीं, मतलब ये कामुक नहीं होते ज्यादा, अपने काम से काम रखने वाले होते हैं और अपनी इच्छाओं पे संयम और कंट्रोल रखने वाले भी होते हैं। ये बहुत अच्छी प्रकृति की राशि होती का नक्षत्र होता है। यहाँ जातक
काम करके धन कमाने वाला होता है, बैठकर धन कमाने में उसका विश्वास नहीं होता है। आसानी से अगर उसे कोई चीज मिल भी रही हो तो उस पर उसका विशेष ध्यान नहीं जाता है ना। प्रतियोगिताओं में विश्वास करने वाला होता है, कर्तव्य पथ पर अडिग होकर के एकदम बिल्कुल मजबूती से आगे बढ़ने वाला होता है ना। ऐसा है। तो अब आइए, ये नक्षत्र की बात थी और सबके लिए महत्वपूर्ण था, इस वजह से मैंने इस पर चर्चा थोड़ा कर दिया है। अब यहां से मैं मूल कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा और सबसे पहले जातक की कुंडली के पंचांग से आपका परिचय कराऊंगा। पंचांग कुछ ऐसा बनता है, आप तो कुंडली देख ही रहे हैं, पर उससे पहले उसमें जो महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है वो पंचांग है। जातक का जन्म माघ में हुआ है। ऐसे लोग थोड़े भारी शरीर वाले होते हैं, मतलब थुलथुले होते हैं, लंबे हो सकते हैं पर मांसल शरीर होता है। उत्तरायण में जन्मे होंगे क्योंकि सूर्य जो है वो मकर राशि में बैठे हैं, मकर राशि को पार कर, जैसे होते हैं ना, सूर्य मकर राशि को आ गए तो उत्तरायण हो गया, तो इस वजह से यहाँ पे, और सूर्य जो बैठे हैं वो 25 अंश पे हैं, मतलब उनके पास काफी अच्छा बल है बुद्धिमानी का, मजबूत निर्णय का। तो सूर्य यहाँ उत्तरायण में होंगे और इस वजह से यहाँ सूर्य, गुरु, बुध, चंद्रमा आदि जितने भी होंगे ये जातक को सकारात्मक बनाएंगे, बुद्धिमान बनाएंगे, उपलब्धि हासिल करने वाला बना देते। शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि के चंद्रमा है। बहुत विचार करिए तो मिथुन राशि का निर्माण कर रहे हैं, जिसपे एक शुभ ग्रह शुक्र की दृष्टि, दूसरे शुभ ग्रह केतु की, गुरु की दृष्टि और तीसरे शुभ ग्रह केतु की दृष्टि। मैंने केतु को शुभ ग्रह कहा क्योंकि शुभ भाव में बैठे हैं और इस चंद्रमा पे किसी भी पापक ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। तुला लग्न की कुंडली के लिए शुक्र स्वतः लग्नेश होते हैं, शुभ भाव के स्वामी हैं। ये अलग बात है कि वो तीसरे भाव में बैठ करके थोड़े जीवन में, मैंने बात कही थी कि पूर्व में संघर्ष होता है। और याद रखिए कि जब कभी भी बुध मिथुन राशि से, गुरु मिथुन राशि से और चंद्रमा मिथुन राशि से गोचर करेंगे वक्त वार के हिसाब से भी, तो ये जातक के जीवन में धन, धर्म, लाभ, यश, संतान, दाम्पत्य, प्रेम, विवाह, इन सब के सुखों के वर्धन करने वाले होंगे। पक्की बात है। बुध यहाँ भाग्यशाली बनाएंगे जब कभी भी मिथुन राशि में, मतलब बुध अगर 1 महीने रहेंगे मिथुन राशि में तो वो हमेशा व्यक्ति को सुखी बनाएंगे। गुरु भी मिथुन राशि में कभी देखें या कभी बैठें या कभी गोचर करें तो बहुत अच्छा परिणाम देंगे। जिस दिन चंद्रमा मिथुन राशि से गोचर करेगा वो दिन जातक के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में मैंने चिंता कर रखी है, उसका प्रभाव बता दिया है, पर फिर भी एक बात बताता हूं। ओम मित्राय नमः, इस मंत्र का जप व्यक्ति को सदैव करना चाहिए। दूसरा, श्वेत आक के पौधे की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। ब्राह्मणों का आदर, गायों का सम्मान आदर करें। जीवों के प्रति कोई भी हिंसा का भाव न रखें। प्रीति योग में जन्मे हैं तो कई बार बड़ी उम्र की महिलाओं से प्रेम होते देखा जाता है। शूद्र वर्ण और देवगण होगा, इस कारण से कि देवगण है, इस वजह से व्यक्ति जो होता है वो शुद्ध होता है, चैतन्य होता है, ज्ञानी होता है, सुखी होता है और मेहनती होता है। यहाँ पे आपके जीवन में बहुत सारा लाभ देखने को मिल जाएगा। शूद्र वर्ण के कारण कई बार व्यक्ति के जीवन में थोड़ा बहुत आलस्य, प्रमाद भी हावी होते देखा जाता है। अब जरा कुंडली को समझते हैं थोड़ा सा और कुंडली में ग्रहों को समझते हैं। तुला लग्न की कुंडली में लग्न का मान 5 अंश 23 कला का है, मतलब ये बहुत अच्छा माना जाएगा। 5 अंश से ऊपर का है, हालांकि 6 अंश तक होता, 6 अंश से ऊपर होता तो ज़्यादा अच्छा होता, पर यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत निर्णय को सावधानी से लेने की आवश्यकता है। निर्णय हम जब कभी भी लें तो थोड़ा ठोक पीट लेना चाहिए। धन भाव बहुत अच्छा बना है क्योंकि धन भाव के स्वामी अपने भाव से 4 घर आगे बैठे हैं। धन भाव के स्वामी 4 घर आगे गुरु के साथ, धन के कारक के साथ बैठे हैं, केतु के साथ बैठे हैं, तो थोड़े अनुभवों के साथ व्यक्ति का धन जुटेगा, है ना। और जहां बैठे हैं कुंभ राशि में, उसका स्वामी सन्निकट ही बैठा है और गुरु और शनि का आपस में परिवर्तन है जिसका बल मंगल को मिलेगा, तो यहाँ पे धन भाव सुरक्षित है। तीसरे भाव के स्वामी का पंचम भाव में बैठना और जो स्थिति तीसरे भाव की बन रही है वहां पे शुक्र बैठे हैं और जो पराक्रम भाव है वहां के स्वामी पंचम भाव में बैठे हैं। विचार करिए तो तुला लग्न की कुंडली के लिए शुक्रदेव देवगुरु बहुत अच्छे नहीं होते, मतलब उन्हें पापी भाव मिला है। तीसरा और छठा भाव का स्वामी होना पापी भाव है और जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी छठे में बैठे, लग्नेश तीसरे में बैठ गया, तीसरे भाव के स्वामी पंचम में आ गए, पर तीसरे भाव के स्वामी धन भाव के साथ संबंध बना रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति अपने पराक्रम का प्रदर्शन करने वाला होगा, अनुभवी होगा, भाग्यशाली होगा। और तीसरे भाव के स्वामी के साथ मंगल बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात। जरा सोच के देखिए कितना परमात्मा ने बड़ा जातक के पक्ष में काम किया कि धन भाव के स्वामी मंगल धन के कारक के साथ बैठ गए।
गुरु के साथ, है ना। और पराक्रम के स्वामी जो गुरु हैं वो पराक्रम के कारक मंगल के साथ बैठ गए। दोनों ने एक दूसरे का सहयोग किया है, गुरु और मंगल। हाँ, केतु बैठे हैं, इस वजह से अनुभव दोनों का मिलता रहेगा। धन भी है, पराक्रम भी है और उसका सुख भी है, एक्सपीरियंस भी होता रहेगा। ये धन अनुभवों के साथ आएगा, कहने का अर्थ है। और शुक्र जो बैठे हैं वो 24 अंश पे बैठे हैं, मतलब उनकी डिग्री है जो जातक को सुखी दाम्पत्य का इशारा करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि लग्ने से भाई तृतीय भाव में बैठ करके भाग्य भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं भाग्यशाली जातक के जीवन में भाग्यशाली होने का वर तो दे ही देंगे। तो ये अच्छी बात है। उसके बाद वो जो शुक्र बैठे हैं वो अपने ही पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं, राहु से दृष्ट हैं, चंद्रमा से दृष्ट हैं, शनि से दृष्ट हैं। लग्न के अधिपति शुक्र राहु से दृष्ट होने के कारण भाग्यशाली होगा। पहली बात, क्योंकि एकादशवें भाव से बैठ के देख रहे हैं और एकादशवें भाव से बैठकर राहु देख रहे हैं जहां का स्वामी चतुर्थ में और जिनके ऊपर गुरु जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि है। दूसरा, शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि खराब नहीं होती है, वो व्यक्ति को धनवान और भाग्यशाली बनाती है, दोनों। तीसरा, कि जन्म कुंडली में उस शुक्र के ऊपर जो लग्न के स्वामी हैं चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी शनि की दृष्टि है, तो सुखेश ने लग्नेश को देखा तो जीवन में सुख और लग्न का संबंध भी बनेगा। थोड़े विलंब के साथ ही सही पर व्यक्ति का यश, मान, पद, प्रतिष्ठा उसे प्राप्त होगा और सारे काम सिद्ध भी होंगे। शुक्र 24 अंश पे है, भाग्य को देखेंगे मतलब व्यक्ति का भाग्य बल है। चंद्रमा और शुक्र एक दूसरे को देख लिए तो व्यक्ति के पास अनुभव भी जुट जाएगा। उसके बाद चतुर्थ स्थान की बात करते हैं। चतुर्थ स्थान में बुध 15 अंश पे बैठे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि भाग्य भाव का स्वामी चतुर्थ में बैठा दशम को देख रहा है। ये केंद्र और त्रिकोण का योग हो गया और ये सबसे इस कुंडली की अच्छी बात हो गई। यहां रोक करके एक बात कहता हूं, चतुर्थ भाव के स्वामी स्वग्रही, चतुर्थ स्थान के स्वामी परिवर्तन, बुध और शनि का परिवर्तन हुआ है। बुध की राशि में शनि बैठ गए, शनि की राशि में बुध बैठ गए। ये चतुर्थ भाव में चंद्रमा और बुध बैठे हैं। शुक्र सप्तम भाव के स्वामी होकर 4 घर आगे बैठे हैं। मंगल नीच के बैठे हैं लग्नेश होकर के, लेकिन फिर भी उनका नीच भंग चंद्रमा के कारण हो रहा है, तो दशमांशा पहले ही ठीक हुआ। अब मैं यहां पे इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पे चतुर्थ भाव और पंचम भाव के स्वामी होकर शनि 6वें भाव से संबंध बना रहे हैं। तो चतुर्थ भाव का स्वामी जब कभी भी 6वें भाव की तरफ यात्रा करेगा तो व्यक्ति को नौकरी करने वाला बना देगा और पिता के कार्य को आगे बढ़ाने वाला भी बना देगा। कल को अगर चाहे तो पिता अपना काम भी पिता पुत्र को सौंप सकता है। इसके संबंध यहां से भी बन रहे हैं और यहां तो बन ही रहे हैं, है ना। चतुर्थ स्थान में बुध का 15 अंश पे श्रवण नक्षत्र में बैठना, भाग्येश होकर के चतुर्थ में जाकर के दशम को देखना, ये माता और पिता की सेवा शुश्रूषा करने वाला। वक्त के हिसाब से ज्यादातर समय व्यक्ति ये सोचता है कि उसके माता पिता के पास बीते, या वक्त के हिसाब से जब माता पिता वृद्ध होंगे तो व्यक्ति चाहेगा कि उसके माता उसको छोड़ करके और माता पिता उसे छोड़ करके ना जाए, उसके पास रहें, मतलब वो सेवा करना चाहता है, सेवा परायणता है। जबकि चतुर्थ स्थान में सूर्य जो बैठे हैं वो 25 अंश पे बैठे हैं। इस कुंडली के लाभेश ही आत्मकारक ग्रह हैं। आत्मकारक ग्रह की राशि में सूर्य स्वग्रही बैठे हैं नवमांश में, अपने नवांश में। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के जीवन में धनार्जन के कई सारे स्रोत बनेंगे क्योंकि लाभ पहले ही सुरक्षित है, लाभेश ही आत्मकारक है और नवमांश में वो आत्मकारक ग्रह स्वग्रही हो रहा है। इस वजह से वहां पे सूर्य का प्रभाव जातक के जीवन में बहुत अच्छा मिलेगा। यहां बुध भी ठीक हो गए बुद्धिमान बनाने के चक्कर में, शुक्र भी ठीक हो गए भाग्यशाली बनाने के चक्कर में, गुरु और मंगल एक दूसरे के सहयोग में चक्कर में एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, मतलब और भी अच्छी बात हो गई। और व्यक्ति का मेंटल पीस बहुत अच्छा है, इतना भद्र है, इतना शुद्ध है, इतना विशुद्ध है कि वो सामने वाले के षड्यंत्र को समझ ही नहीं पाता है। हाँ, उसका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता नहीं है, वो सीधा है, वो सरल है। हाँ, बस वो उसको पता है कि उसका काम क्या है, वो अपने कर्तव्यों का बोध उसे है, बाकी दूसरे क्या कर रहे हैं उसको कोई मतलब और दिलचस्पी नहीं है। वो अपना काम अच्छे तरीके से करना जानता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जीवन में अनुभव किया है, वैसे बहुत छोटी अवस्था है मेरी, पर फिर भी मैंने अनुभव किया है। दुनिया में हमारे भारत की ही बात अगर देख लें तो यहाँ पे संघर्ष पता है क्यों होता है? यहाँ संघर्ष या प्रायः जो है वो लोग सड़क पे उतरते हैं, लोग सरकार को कोसते हैं, तंत्र को कोसते हैं, सुविधाओं को कोसते हैं, व्यवस्थाओं को कोसते हैं। एकमात्र कारण है क्योंकि वो व्यक्ति स्वयं अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है। समाज का प्रत्येक वर्ग भ्रष्ट है और ये आज से नहीं है, शुरू से है। आप ये नहीं कह सकते कि आज समाज ज्यादा भ्रष्ट हुआ है। समाज में भ्रष्टता सदैव व्याप्त रही है
और बहुत अच्छे तरीके से जान लीजिए कि ये आने वाले समय में ये कभी समाप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे व्यक्ति का पेट बड़ा होता जा रहा है, भ्रष्टता और बढ़ेगी, आप इसको कम नहीं कर सकते, निरंकुशता और बढ़ेगी, है ना। पर यहां पे दिक्कत क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपना काम सही से नहीं कर रहा। नौकरशाह अपने तरीके से काम गलत तरीके से कर रहे हैं, मंत्री अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, डॉक्टर अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे, मरीज को अगर दवाई दी जा रही तो वो भी अपने डॉक्टर पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, वो भी, मैं यहां तक भी बात करता हूं कि वो मरीज भी अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है। आप सोच के देखिए कि आपका ध्यान आपके शरीर पे ही नहीं है, जबकि इस व्यक्ति के पास ऐसी कोई बात नहीं है। वो व्यक्ति अपना काम अच्छे तरीके से करना जानता है, और अगर ऐसा हो जाए तो कहते हैं ना, हम बदल लेंगे जुग बदलेगा, कैसे करके खाता है ना। तो उसकी शुरुआत वहीं से होती है। आप अपना काम सही से करना सीखिए और समझिए धीरे धीरे व्यवस्था बदल जाएगी, पर वैसा होगा नहीं। ये एक विचार है जो सदैव बना रहता है, पर वो कभी भी दिखता नहीं है। पर यहाँ पे मन बुद्धि चित्त बिल्कुल शांत है और व्यक्ति बहुत अच्छा है। उसके बाद सूर्य के बारे में मैंने बात की, बुध, शुक्र, चंद्रमा, गुरु और मंगल के ये सारे ग्रह आपके पक्ष में आते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद पंचम भाव में 7 अंश पे गुरु बैठे हैं, जिनकी दृष्टि चंद्रमा को देख करके व्यक्ति को धार्मिक और यशस्वी बनाएगी और भाग्य का सुख देगी। एकादशवें भाव पे मित्र की राशि को देख रहे हैं, एकादशेश चतुर्थ में बैठे हैं, माता पिता से धन लाभ बहुत अच्छा होता है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है, संतान का सुख बहुत अच्छा होता है, यश मान पद प्रतिष्ठा बहुत अच्छा है। लग्न को देख करके व्यक्ति का जो दिमाग है वो परिस्थिति के हिसाब से समाधान ढूंढने वाला होता है। लग्न पर गुरु की तुला राशि पे दृष्टि जाएगी तो ऐसा ही प्रभाव देखने को मिलेगा कि व्यक्ति वक्त के हिसाब से अपने आप को बदलने वाला है। मतलब वो रिजिड मानसिकता का नहीं है ना, फ्लक्चुएशन है। और जो अच्छी बात है कि आप वक्त के हिसाब से अपने आप को तैयार कर रहे हैं और उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करके बैठे हैं। उसके बाद केतु बैठे हैं 16 अंश के, ये बिल्कुल ठीक है और अपनी दशा काल में ये 100% अच्छा परिणाम करेंगे। और थोड़ा बहुत पेट का रोग दे सकते हैं, केतु पंचम भाव में है तो, और पंचमेश छठे भाव में है तो, लेकिन हाँ ये बात है कि बहुत ज़्यादा खराबी नहीं है। हाँ एक पक्ष जो कमज़ोर भले हो सकता है कि तुला लग्न की कुंडली के लिए सप्तम और द्वितीय भाव के स्वामी होकर के मंगल बैठे हैं, राहु केतु के संपर्क में हैं, तो कई बार पत्नी के स्वास्थ्य में कमजोरी आ सकती है, क्योंकि नौमांस चक्र में यहाँ पे चंद्रमा और बुध बैठे हैं, शुक्र का प्रभाव है, राहु का भी प्रभाव है, गुरु ठीक बैठे हैं, शनि ठीक बैठे हैं, मंगल भी लग्नेश होकर के ठीक बैठे हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं, पर नॉर्मली 0.25% ऐसी बात हो सकती है कि पत्नी का स्वास्थ्य कमजोर रहे या जातक का पेट थोड़ा बहुत परेशान। दंत रोगी भी होते व्यक्ति को देखा जाता है। यहाँ पे जन्म कुंडली में चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से इसकी एक शिकायत रहेगी। उसके बाद मंगल 17 अंश पे बैठे हैं, ग्रह के पास डिग्री है तो मंगल चतुर्थ भाव को देखेंगे, अष्टम भाव को देखेंगे। यहाँ के अधिपति तीसरे भाव में बैठे हैं, लग्नेश भी होते हैं, थोड़ी बहुत शत्रुता मंगल और शुक्र में हो सकती है। आए तो मंगल की दशा जब चली तो व्यक्ति को रोग और शोक हो सकता है, चोट चपेट की घटनाएं परेशान कर सकती हैं। खास करके मंगल में राहु और केतु और शनि ये परेशान करने वाले ग्रह होंगे। मंगल की दशा अभी है नहीं, बहुत बाद में है। 2035 में मंगल का अंतर आएगा 1 वर्ष के लिए, 2035 के अगस्त से 2036 के अगस्त तक। पर कभी भी मंगल में, मान लीजिए बुध में शनि ही एक्टिव होते हैं जो 2041 में एक्टिव होंगे, और उसी बुध के महादशा में शनि का अंतर और मंगल का प्रत्यंतर आए और केतु का सूक्ष्मांतर प्राणांतर राहु का आ जाए तो वो समय कष्ट पूर्ण रहेगा। हमें वहां पे सावधान होना होगा, चोट चपेट की घटनाओं से, पेट की परेशानी से, ऑपरेशन वगैरह का खतरा होता है। लेकिन मन बुद्धि चित्त वगैरह ठीक है, फेफड़े से संबंधित कोई परेशानी नहीं है, दंत रोगी व्यक्ति हो सकता है, ऐसी दिक्कत हो सकती है। तो ये मंगल और उसकी बात रही। बुध श्रवण नक्षत्र में बैठे थे जो व्यक्ति को चंचल बनाते हैं, और सूर्य बैठे थे धनिष्ठा में 25 अंश पे, आत्मकारक थे, और मैं समझता हूं कि वो बहुत अच्छी स्थिति में है, व्यक्ति की एनर्जी अच्छी है ना। उसके बाद गुरु बैठे थे शतभिखा में, तीनों ग्रह शतभिखा नक्षत्र में बैठे हैं, राहु से दृष्ट हैं तो थोड़ा बहुत सकारात्मक नुकसान होता है, सकारात्मक प्रभावों में कमजोरी होती है, मेहनत करनी पड़ती है, आपका काम रुक करके होता है। कभी कभी आप बहुत ही ज़्यादा निगेटिव विचार करते हैं, या अपने ही परिणाम पे आपको विश्वास नहीं होता, या अपने ही पराक्रम पे विश्वास नहीं होता। मतलब जो निगेटिविटी है वो राहु के नक्षत्र में होने के कारण हो सकता है। या उग्रता, जो मैंने पूर्व में बात कही थी कि व्यक्ति कभी कभी क्रूर हो जाएगा, उग्र हो जाएगा, तो इसी मंगल के राहु और केतु के नक्षत्र में होने के कारण। शनि जो है वो रेवती नक्षत्र में 22 अंश पे बैठे हैं, इनकी भी दृष्टि आयु को देने वाली होगी, इनकी भी दृष्टि 12वें भाव पे जा रही है, संतुलन बनाएगी।
और इनकी भी दृष्टि शुक्र पे जा रही है, तो आयु देगी और थोड़ा बहुत कार्य में धीरता गंभीरता देगी, निगेटिविटी रहेगी। इतनी सारी बातें। मतलब हमारे लग्न के ऊपर गुरु की दृष्टि है तो हम अच्छे हैं, लेकिन लग्नेश के ऊपर जन्म कुंडली के शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव है। मंगल का तो नहीं, राहु का प्रभाव है, केतु का प्रभाव है, शनि का प्रभाव है। तो नैसर्गिक रूप से पापग्रह होने के कारण थोड़ा बहुत विलंब, थोड़ी बहुत दकियानुसी, थोड़ी बहुत कमजोरीपन दे सकते हैं, लेकिन पूर्णतया नहीं, क्योंकि तुला लग्न की कुंडली के लिए शनि खराब नहीं होते। निसंदेह पापग्रह का छठे भाव में बैठना अच्छा होता है। कई बार अगर ये परिवर्तन कर रहे हैं तो उतने खराब नहीं होंगे। मतलब ग्रह अगर आपस में शत्रु हों, जैसे गुरु और शनि आपस में शत्रु होते हैं, दोनों एक दूसरे के स्थान में बैठे हैं, तो यहाँ पे वो मित्र हो जाएंगे और दोनों का जो नेगेटिव पक्ष होगा वो पॉजिटिविटी में बदल जाएगा। तो ये लग्न कुंडली की बात हो गई। चंद्रमा की बात कर रहा हूं। 24 अंश पे बैठे हैं, डिग्री इनके पास भी है, ये भी देखेंगे और बढ़िया देखेंगे। तो चंद्रमा व्यक्ति को सकारात्मक तो बना देंगे, भाग्यशाली बना देंगे, पूजा पाठ में विश्वास रखने वाला बनाएंगे, बड़ों का आदर करने वाला बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। नवमांश चक्र में वृश्चिक राशि बनी है। जो लग्न कुंडली के धन भाव के स्वामी है वो यहाँ के लग्नेश बन गए। लग्न के स्वामी का पंचम भाव में बैठना बहुत अच्छा है, लग्न के स्वामी का नवम भाव में बैठना बहुत अच्छा है। व्यक्ति मंगल से प्रभावित है, यहाँ पे भी मंगल से प्रभावित है, यहाँ भी चंद्रमा जो है वो गुरु से प्रभावित, और जिस नक्षत्र में गुरु चंद्रमा बैठे हैं उस नक्षत्र का स्वामी उन्हें देख रहा है। तो इतनी अच्छी बात है कि पूछो ही मत। दूसरा, चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का जो स्वामी है वो बुध, वो स्वतः इस कुंडली का योग कारक ग्रह है। 12वें भाव का स्वामी राजयोग कारक होगा, नवमेश होने के कारण। नवम भाव का स्वामी चतुर्थ में बैठा, राजयोग कारक ग्रह की स्थिति और बढ़ जाएगी, अच्छा होगा। थोड़ा अच्छा और हो सकता था, कब? अगर ये बुध यहाँ न बैठ करके लग्न में बैठ जाते या दशम में बैठ जाते, तो आपस में परिवर्तन भी होता और फिर ये इतना बढ़िया योग बन जाता कि जातक के जीवन में जो भटकाव है, जो संघर्ष है, जो चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, वो भी नहीं करना पड़ता। मतलब आपकी कुंडली कहाँ कमजोर हो रही है, ग्रहों को कहाँ बैठना चाहिए था, ये आपकी कुंडली जब आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा कि हमारे जीवन का जो संघर्ष हम देख तो रहे हैं, पर जब तक उसे समझेंगे नहीं कुंडली के माध्यम से, तब तक हम उस चीज को स्पष्टतया समझ नहीं पाएंगे कि हाँ देखो ऐसा है। हमारा भाग्य अगर संघर्ष में है, हमें अपने आप को सिद्ध करना पड़ रहा है, हमारे जीवन में अगर कभी कभी असफलताओं ने हमें घेरा है, तो वो क्यों घेरा है, और कौन सा वो ग्रह था जो अगर अपनी सही पोजीशन में चला जाता तो हमारे पास ये संघर्ष नहीं आता, तो उसमें बुध हो गए। दूसरे नंबर पे सूर्य को भी कहूंगा, क्योंकि इनको यहाँ पे उतना ज्यादा बल नहीं मिलता है। तो जो कभी कभी मानसिक अशांति होती है, जो मन में प्रश्न बनते हैं, जो कुविचार की उत्पत्ति होती है, वो दसम स्थान में सूर्य बुध होते तो नहीं होता, नवम में होते तो नहीं होता, एकादशवें में होते तो नहीं होता, है ना। तो ये बात है। दशमांशा चक्र में लग्न कुंडली के धन भाव के स्वामी दशमांशा के लग्नेश बन रहे, ये बहुत अच्छी बात है और ये कुंडली को 1,00,000% बहुत अच्छा बनाएगी। क्योंकि मैंने इस पे कार्यक्रम बनाया था कि लग्न कुंडली के द्वितीय और लाभ भाव के स्वामी अगर लग्नेश बनते हों दशमांशा चक्र के, तो ये बहुत उत्तम पक्ष की बात होती है। तो यहाँ लग्नेश हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं, और यहाँ के धनेश हैं, लग्न में बैठे हैं, या लग्न में उनकी राशि बन रही है, बहुत अच्छी बात है। आप इसकी प्रशंसा में काफ़ी सारी चीज़ें लिख सकते हैं। यहाँ पे भी अगर विचार करें तो थोड़ा सा जो पक्ष होगा वो, हालांकि एक बात और भी है, जैसे मैंने बुध के बारे में कहा कि बुध जो है वो उतने बढ़िया नहीं होंगे, लेकिन एक पक्ष तो देगा। ये बुध चूंकि राजयोग कारक हैं और जन्म कुंडली में जो स्थिति उनकी बन रही है, उस बुध की दशा में भी व्यक्ति को धन मान पद प्रतिष्ठा यश संतान प्रेम विवाह दाम्पत्य ये सब बहुत अच्छा मिलेगा। यहां तक कि मैं ये भी कह सकता हूं कि सूर्य की दशा भी जातक के जीवन में थोड़े बहुत संघर्षों के साथ परिणाम दे जाएगी, क्योंकि मैंने इन ग्रहों को यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के अंदर रखा था। लेकिन फिर भी नवमांश और दशमांशा चक्र के आधार पर यह बात कह सकता हूं कि अगर व्यक्ति थोड़ा बहुत संघर्ष झेल लेगा तो सफल हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं बुध के बारे में ऐसा क्यों कह रहा हूं कि अभी आने वाली है बुध की दशा 2027 के मार्च से, इस वजह से मेरा ध्यान सबसे ज्यादा बुध पे है, क्योंकि बुध यहाँ मकर में बैठे हैं, नवमांश में वो मिथुन वृष में जा रहे हैं, उच्च के ग्रह के साथ जा रहे हैं व्यापार भाव में। तो कल को मन करे तो आप व्यापार भी कर सकते हैं, बुध की दशा में साइड बिजनेस का योग भी बनेगा। दशमांशा चक्र में वो ग्रह जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान में बैठा है लाभेश होकर के। हाँ, वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा नहीं होता है, पर क्यों अच्छा होगा, क्योंकि वो परिवर्तन में है बुध और शनि का। मैंने जैसे पूर्व में थोड़ी देर पहले बात की थी कि अगर ग्रह किसी भी प्रकार से संबंध बना रहा है तो उसे फल देना ही होगा, वो अपने आप को नल एंड वाइड नहीं कर सकता है। क्लियर है? तो नक्षत्र की बात की मैंने, डिग्री की बात की, लग्न के डिग्री की बात की, ग्रहों को समझाया। अब मैं आपकी कुंडली में
बनने वाले धन योग पे चर्चा करूंगा। लग्न के अधिपति का तीसरे भाव में जाना मेहनत कराता है। धन भाव के स्वामी का अपने भाव से 4 घर में आगे जाना गुरु के साथ धन योग होगा। तृतीय भाव के स्वामी का पंचम भाव में जाना थोड़े संघर्ष के साथ व्यक्ति को प्रतिष्ठा मिलती है। चतुर्थ भाव के स्वामी का छठे भाव में जाना पिता का काम या सरकारी नौकरी या विदेश में रुक करके धन कमाने का योग बनाता है। पंचम भाव के स्वामी का भाव से सन्निकट होना, भाव से आगे होना, परिवर्तन करना गुरु के साथ, ये संतति को भी व्यक्ति को भाग्यशाली बना देता है। मतलब व्यक्ति की संतति जब आएगी उसके जीवन में तो व्यक्ति का भाग्य और भी आगे बढ़ेगा। छठवें भाव के स्वामी का पंचम भाव में जाना, ये थोड़े बहुत पेट से संबंधित या रोगों के कारण व्यक्ति के जीवन में निगेटिविटी होते देखी जाती है। सप्तम भाव के स्वामी का पंचम में आना, चंद्रमा और शुक्र का आमने सामने होना, सप्तम भाव के ऊपर राहु का प्रभाव, ये कई बार दाम्पत्य में थोड़े बहुत कलेशपूर्ण व्यवहार दिखाई देते हैं। हालांकि नवमांश चक्र में इसकी पुष्टि हो नहीं रही है, इस वजह से बहुत सामान्य बात होगी। अष्टम भाव के स्वामी का तीसरे में जाना लग्नेश है, कोई खराबी नहीं है। अच्छी बात होती कि वो यहां बैठ जाते। अब जरा इसको मैं तुलना कर दूं तो जो बहुत ये चिकचिक हो गया है इसको स्पष्ट करते हैं। अगर लग्नेश हैं शुक्र यहां बैठे हैं तो अगर ये यहां पे 25% का परिणाम कर रहे हैं, बहुत अच्छा होता कि ये यहीं बैठ जाते तो ये 100% हो जाता, पर नहीं है। तो कुंडली में कमजोरी क्या बनी? बुध और सूर्य यहां बैठ गए, पर फिर भी वो परिणाम करेंगे। मैंने बता रखा है यहाँ पे शनि और बुध वाली बात, और बुध का यहाँ मकर में और यहाँ पे वृष में जाने का। लेकिन शुक्र यहाँ बैठे हैं, अच्छी बात होती कि यहाँ बैठ जाते, यहाँ बैठ जाते, यहाँ बैठ जाते, पर नहीं है तो संघर्ष थोड़ा बहुत है। इस वजह से भी कुंडली को थोड़ा बहुत मेहनत देखना पड़ता है। नवम भाव के स्वामी का चतुर्थ में बैठना ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर उतना अच्छा नहीं है जितना यहाँ बैठते। अगर बुध यहाँ बैठ जाते तो मजा आ जाता। एकादशवें के स्वामी का चतुर्थ में बैठना, नवम में बैठना, दशम में बैठना, लग्न में बैठना लक्ष्मी संपन्न योग बनाता है। और ये सिर्फ ग्रह का संबंध नहीं होता अपितु भावों का भी संबंध होता है ना। तो नवम भाव के स्वामी अगर दशम में बैठे तो इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। और भी ज्यादा उसमें सोने पे सुहागा तब हो जाए जब गुरु उसको देख लें, क्योंकि गुरु दशम, लाभ, लग्न सबके संबंध में जा रहे हैं। दशम के भाव के स्वामी को भी देख रहे हैं, नवम भाव को भी देख रहे हैं, और तो और लाभ को और लग्न पर भी उनकी दृष्टि जा रही है ना। उसके बाद एकादशवें के स्वामी का चतुर्थ में आना, ये ठीक है पर उतना बढ़िया नहीं। ये कई बार माता को बेवजह चिंता में रख देता। हालांकि जो माता का पक्ष है, मातृपक्ष जो है वो इतना ज्यादा कैलकुलेटिव है कि आप सोच नहीं सकते। आधुनिक विचारों से प्रभावित, आधुनिक विषयों का अध्ययन करने वाला, बहुत कैलकुलेटिव, धर्म, अर्थ की विशेष जानकारी, धन का लगाना, धन का निकालना, बैंकिंग, फाइनेंस को समझना, ये सूर्य और बुध के कारण होगा। एकादशवें भाव में राहु बैठे हैं, है ना। तो व्यक्ति मतलब जीवन में जितनी भी बुद्धिमत्ता आई है वो माता से आई है, और पिता पक्ष, पिता से ऊंचाई की प्राप्ति हुई है, क्योंकि धर्म है तो ऊंचा है, धर्म ऊंचा है, पिता धर्म होते हैं, पिता ऊंचे होते हैं। 12वें भाव के स्वामी का चतुर्थ में आना, ये ठीक है, मैं इसे खराब नहीं कहूंगा, क्योंकि पहले ही वो नवम भाव के स्वामी है, और ग्रह लग्न से गिनने पर जिस भाव को पहले देखा जाता है वो उसी भाव का स्वामी होता है। एक सिद्धांत ये कहता है। तो बुध यहाँ पे नवम में पहले हैं। दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि ग्रह अगर 2 भावों का स्वामी हो तो विशेषतया 12वें और दूसरे भाव का स्वामी होता है तो वो 12वें भाव से स्वतंत्र हो जाता है, दूसरे भाव से स्वतंत्र हो जाता है। तो यहाँ पे बुध 12वें भाव से स्वतंत्र होंगे और नवम भाव का फल करेंगे, चतुर्थ भाव का फल करेंगे, है ना। तो यहाँ पे बुध का प्रभाव नवमेश ज्यादा होगा। उसमें भी अगर तीसरा सिद्धांत ये कहता है कि अगर ग्रह सम संख्या की राशि में बैठा हो, ऑड इवन वाली बात, तो अगर ग्रह सम संख्या की राशि में बैठा हो तो अपने मूल त्रिकोण राशि का फल ज्यादा करेगा। तो व्यक्ति के जीवन का जो सुख है वो बाहर है, बाहर रह के वो सुख धन कमाए, क्योंकि पंचम भाव में पहले ही केतु हैं और लग्नेश जो है वो तीसरे भाव में राहु से दृष्ट हैं। इस वजह से व्यक्ति का जो यश है, जो उसकी प्रतिष्ठा है, जो उसका पराक्रम है, वो भारत में नहीं भारत से बाहर रहेगा। नक्षत्र के आधार पर पुनर्वसु नक्षत्र में दान करना बहुत अच्छा रहेगा। दिन आपकी कुंडली के लिए बुधवार और शनिवार और शुक्रवार का बहुत अच्छा रहेगा। रंग आपके लिए सफ़ेद, क्रीम कलर और लाल, गेरुआ, ये रंग अच्छा रहेगा। श्रवण नक्षत्र अच्छा है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र अच्छा है, अनुराधा अच्छा है, उत्तरा भाद्रपद अच्छा है, ये सब नक्षत्र अच्छे हैं। रोहिणी नक्षत्र बहुत अच्छा है। विवाह करना हो तो धनु राशि, धनु लग्न, मिथुन राशि, मिथुन लग्न, पुनर्वसु नक्षत्र बस बचा लेना होगा। उसके बाद कुंभ राशि, कुंभ लग्न की जातिकाओं से विवाह हो सकता है। विवाह उत्तर दिशा की तरफ किया जा सकता है। मकान जिसमें आप निवास करें वो भी उत्तर दिशा का हो तो ज़्यादा अच्छा है। बुध की दशा में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, और तो और
सूर्य को अर्घ निश्चित रूप से देना चाहिए। एक बात और कहूंगा, बजरंगबली की पूजा भी इस कुंडली को बहुत ज्यादा आगे लेके जा सकती है। ग्रह के बल के आधार पर अगर मैं बात करूं तो सूर्य को बलवान बनाना है अर्घ देकर और मांसाहार का त्याग करके। चंद्रमा को बलवान बनाना है नियमित दिनचर्या का पालन करके और शीत जनित बीमारियों से अपने आप को बचाना है ना। उसके बाद मंगल और बुध 100% अपना परिणाम देंगे और अच्छा परिणाम देंगे। देवगुरु बृहस्पति 50% का शुद्ध परिणाम करते हुए नजर आएंगे, चाहे वो तुला लग्न की कुंडली में भले ही दूषित क्यों ना होते हों, क्योंकि वो अच्छे हैं, धनेश के साथ बैठे हैं। शुक्रदेव आपकी कुंडली में कमजोर हो रहे हैं, हमें उनको बल देने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा और सोना जागना समय पे करना होगा। उसके बाद शनिदेव जन्म कुंडली में 50% का परिणाम करेंगे। अपनी दशा काल में ये आपको संततिवान, सुखी, प्रैक्टिकल बनाएंगे और न्याय प्रिय भी बनाएंगे। जबकि राहु और केतु भी अपनी दशा काल में 100% शुद्ध परिणाम करेंगे और आपकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति कराएंगे। वक्त के हिसाब से अगर बात करूं तो इस कुंडली का विद्या अध्ययन बहुत अच्छा है। आने वाली दशाएं और भी ज्यादा विदेश में रहने के लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी। और करियर को लेकर के थोड़ा बहुत कंफ्यूजन जो बन रहा है वो मैंने बताया बुध के कारण है। बाकी वैसे संतान पक्ष इस कुंडली में बहुत अच्छा है, संतति मेहनती होगी और संतति का सुख इस कुंडली में बहुत अच्छा है। संतति भी बाहर रह के धन कमाने वाली होगी। इसके बाद अगर मैं देखूं तो मंगल, राहु और केतु की दशा में हमें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, विशेषतया घुटने का और हड्डियों का। बुध की दशा में कभी कभी स्वास्थ्य परेशान होगा, इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है और वात पित्त कफ कमजोर हो सकता है। भवन भूमि वाहन से संबंधित निर्णय में गुरु, शनि, बुध और ये सब ग्रह अच्छे होंगे। मंगल और सूर्य भी आप चाहें तो अपनी दशा काल में ये भी सुख मतलब भवन भूमि का देंगे। भाग्य का बल बढ़ेगा शुक्र की दशा में, सूर्य की दशा में, गुरु की दशा में, मंगल की दशा में। ये सब ग्रह मतलब भाग्यशाली तो आप हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। होरा चक्र के आधार पर राहु, केतु, मंगल, शुक्र और चंद्रमा शांति प्रदायक ग्रह होंगे और मेहनत का धन परिणाम में बदलेंगे। दूसरा, बुध, गुरु, सूर्य और शनि, इसमें से गुरु और सूर्य की दशा मेहनत कराएगी और शुद्ध परिणाम देगी, जबकि बुध की दशा पूर्णतया काम करने वाली होगी। संपूर्णतया बुध की दशा में आपको मेहनत करना है, आराम नहीं करना है, रगड़ने की आवश्यकता है, खुद को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता है। इतनी सारी बातें। जीवन पर्यंत अगर इस कुंडली में कोई रत्न बनेगा तो वो बनेगा सफेद पुखराज। बुध का रत्न पन्ना भी धारण किया जा सकता है। और तो और इस कुंडली में व्यक्तित्व ठीक है, वाणी बहुत संतुलित है, मेहनत भी जातक अच्छा कर रहा है, उसका परिणाम भी उसे मिलेगा। मन को शांत रखना है, अपने ऊपर संदेह नहीं करना है, सकारात्मक लगातार बने रहिए। आपकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, डील करने की शक्ति बहुत अच्छी है, कन्विंसिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, समझदार हैं आप, मेधावी हैं, मैंने पूर्व में कहा है। नौकरी और व्यापार में नौकरी पहले नंबर पे, व्यापार दूसरे नंबर पे। कंसंट्रेशन को ठीक करना होगा, मतलब ध्यान को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इसके लिए कोशिश करें कि लगातार काम करते रहें। भाग्य को बलवान बनाने के लिए गणेश जी की पूजा बहुत आवश्यक होगी। सामाजिकता थोड़ी कम होगी कुंडली में, व्यक्ति अपने ऊपर फोकस ज़्यादा करेगा और फिर भी अगर समाज को कभी आवश्यकता पड़ेगी तो व्यक्ति उसके लिए तैयार है। विदेश में रहने का योग इस कुंडली में 100% बहुत अच्छा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि व्यक्ति बाहर रहे और बाहर बस जाए। हालांकि फिर भी चतुर्थ स्थान का जो प्रभाव है वो व्यक्ति की मातृभूमि का प्रेम प्रदर्शित करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।